पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस जो था वो किंशु के पास आकर पहुंच चुका था अपना बदला लेने के लिए कि आखिर वो घटिया माल उसको कैसे बेच सकता है। साथ ही साथ वो एंजल को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था, पर एंजल तो उसके साथ जाने के लिए मना ही कर देती। उल्टा वो उसकी धुलाई करना शुरू कर चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाने वाली। किंशु जब मामला बीच में ठंडा करने के लिए आता है तो यहाँ पर प्रिंस उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा कर चुका था कि तुमने ही घटिया माल बेचा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर बेचारा कुछ कर पाता इससे पहले ही किंशु उसकी धुलाई कर देता है कि तेरी तो मैंने अच्छा माल बेचा था, तूने यहाँ पर दुनिया को घटिया माल बताते हुए मेरे धंधे की वाट लगा दी, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने तो उसका अपहरण कर लिया था ताकि प्रिंस के महल वाले जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक कि वो प्रिंस को छोड़ेगा नहीं। बेचारा प्रिंस यहाँ आकर पछता रहा था कि गलत बंदे के हाथ लग गया मैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो डॉन के सामने आया हुआ था। वो उससे कहने लग जाता है कि किंशु को तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, उसका प्रिंस तक भी कुछ नहीं कर पाया। हमें नहीं लगता कि किंशु को पकड़ना इतना ईजी होने वाला है। तो डॉन भी कहने लग जाता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना था कि सबसे लूजर है वो किंशु जितने भी सन ऑफ गॉड है उनमें से, और अब जाकर लग रहा है कि वो लूजर तो है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। मुझे किसी भी तरह से सबसे पावरफुल ग्रेट सन ऑफ गॉड का टाइटल हासिल करना है, जो कि मुझे जितने भी बाकी सारे सन ऑफ गॉड है उनका सील हासिल करने के बाद ही मिलेगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर कब तक के किंशु अपना सन ऑफ गॉड वाला सील मुझे देने के लिए तैयार होता है। मैं किसी भी हालत में उससे वो सील हासिल करके ही रहूंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई सन ऑफ गॉड बाकी के जितने भी सारे सन ऑफ गॉड है उनके पास एक सील होता है जिसे टोकन भी कहा जाता है। अगर कोई एक सन ऑफ गॉड बाकी सारा का सारा टोकन हासिल कर लेना तो वो नंबर 1 सन ऑफ गॉड हो जाएगा। उसकी रिस्पेक्ट बाकी सन ऑफ गॉड से सबसे ज्यादा रहेगी और कोई भी सन ऑफ गॉड भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो यही प्लान है उस डॉन का कि वो सारे के सारे सन ऑफ गॉड की सील हासिल कर ले। साथ ही साथ इसमें किंशु का भी नाम आएगा क्योंकि वो भी सन ऑफ गॉड है ना। लेकिन किंशु से उसकी सन ऑफ गॉड वाली सील हासिल करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके हर एक प्लान फेल करता जा रहा था किंशु। इसी वजह से अब वो यहाँ पर कुछ और प्लान बनाने में लगा होता है कि किस तरह से वो किंशु से उसका सन ऑफ गॉड का सील हासिल कर सकता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, प्रिंस को जब उस किंशु ने कैद किया है तो प्रिंस के महल वाले इतनी आसानी से बैठेंगे नहीं, वो कुछ न कुछ तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। हम इसी मौके का फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा और भड़का सकते हैं प्रिंस के महल वालों को ताकि वो किंशु की किसी भी तरह से जान ले। उसके बाद हम उसका सन ऑफ गॉड वाले सील हासिल कर लेंगे। तो डॉन भी कहने लग जाता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, कुछ न कुछ बढ़िया प्लान बनाना ही पड़ेगा। अब ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। दूसरी तरफ हम यहाँ पर किंशु को देखते हैं। उसको मोटू एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर कुछ फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद थे और यहीं पर होने वाली थी वो मून सेरेमनी। मोटू किंशु को इस जगह के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर ना 7 फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद है। ये सारे आइलैंड हवा में ही तैर रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि इसके अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हर एक आइलैंड के ऊपर खास तरह का बैरियर वाला फॉर्मेशन लगा हुआ है। कोई भी घुसपैठिया उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसकी वाट लग जाती है। जहाँ तक कि सन ऑफ गॉड जो है ना, उनको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जो सबसे ज्यादा पावरफुल सन ऑफ गॉड हो, जिसके पास पूरे के पूरे बाकी की 18 जो सन ऑफ गॉड है ना उनकी सील होना, तो उसको एंट्री मिल सकती है इस आइलैंड के अंदर जाने की। पहला ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी यहाँ पर आइलैंड है ना, हर आइलैंड के ऊपर एक एक एंसेस्टर रहता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है। अगर वो एंसेस्टर किसी एक बंदे को अपना डायरेक्ट डिसाइपल चुनता है ना, तो वो उसको उसी फ्लोटिंग आइलैंड पे ले जा सकता है। तो दो ही लोगों को अंदर एंट्री मिलती है, एक वहाँ के एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल और दूसरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल सन ऑफ गॉड होगा वो। बाकी किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोग जाना क्यों चाहते हैं? तो जाना इसलिए चाहते हैं कि ये जगह इतनी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज से भरी हुई है ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वहाँ पर जाते साथ ही आपको बिना कुछ करे ही ऐसा महसूस होगा कि आपका कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है। वहाँ का ऑरा ही कुछ अलग है, इसलिए लोगों का सपना होता है उन फ्लोटिंग आइलैंड पे जाने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऊपर जा पाएंगे। तो ये सुनकर किंशु जो था वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि बाप रे, ऐसी कोई चीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पता होता तो पहले से कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेता ऊपर जाने का। तो मोटू भी कहने लग जाता है कि आपको कैसे पता होगा, आपको तो किसी चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं रहता कि आपके आसपास चल क्या रहा है। आपको तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि आप पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। आपने जितने भी पैसे अपने बुढ़ापे के लिए सेव करके रखे थे ना, वो सारे के सारे पैसे गायब हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। इसको ढापा है ना इसी एंजल ने, वो एंजल ने आपके सारे पैसे चुरा लिए और अपने महल वालों को, अपने साथियों को जाकर उसको दे दिया, जिसने भी एंजल का अभी तक के साथ दिया था उन लोगों को, ताकि वो लोग भी अपनी मुसीबत से बाहर निकल कर आ जाए। ये सुनकर बेचारा किंशु पागल हो जाता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए? लेकिन हाँ, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं थे, मेरे पास तो कुछ फूटी कौड़ी ही बची थी। इससे आखिर कितने लोगों की मदद हो जाएगी? मैं कोई अमीर नहीं हूँ एकदम ज्यादा। तो एंजल कहने लग जाती है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैंने किसी और के जरिए ना उधार लिया है। मैंने बहुत सारे पैसे उधार भी ले लिए और उन पैसों को मैंने बांट दिया लोगों में जिनको जरूरत थी, क्योंकि मैं हूँ इतनी नरम दिल वाली इंसान कि मुझे किसी की मजबूरी देख ही नहीं जाती।
तो किंशु कहने लग जाता है कि तुम जैसी फटीचर को तुम्हारी शक्ल देखकर कोई तुम्हें उधार ना दे, आखिर तुमको किसने उधार दे दिया। तो एंजल कहती कि हाँ मुझे पता है, मुझे कोई नहीं उधार देगा, लेकिन मैंने जिससे उधार लिया है ना उसको ये कहा है कि वो पैसे किंशु को चाहिए, उसको जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम से वो उधार ले लिया। अब खर्चे तो मैंने किए हैं लेकिन चुकाना तुम्हें पड़ेगा। और तुम्हें पता है मैंने किससे उधार लिया है? 14th नंबर के सन ऑफ गॉड से। ये सुनकर मोटू बेचारा पगला जाता है। वो कहने लग जाता है कि किंशु मास्टर आप तो गए हो, आप अपने बचने वाले नहीं हो, क्योंकि 14th सन ऑफ गॉड जो है ना वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। वो लोगों को पैसा तो देता है लेकिन उसके बदले 4 गुना लगान लेता है। इतनी ज्यादा कीमत आपसे मांगेगा ना कि आपकी हालत खराब हो जाएगी और ना देने पे वो आपकी चमड़ी उधेड़ देगा। बेचारा किंशु बिन बुलाए मुसीबत का शिकार हो गया था। वो कहने लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोगों ने मुझे किसी का भी नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तभी वहाँ पर जितने भी फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद थे उनमें से एक आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा और आप बाहर निकल कर आने लग जाता है। आसपास मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी उस चीज को देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना ज्यादा ऑरा क्यों निकल कर बाहर आ रहा है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि किसी न किसी बंदे ने इस आइलैंड के अंदर अपना ब्रेक थ्रू किया और अपनी पावर को इंक्रीज किया है। इसी वजह से इतना स्ट्रेंज फिनोमेना यहाँ पर क्रिएट हुआ और उसका ऑरा हम यहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं। कोई ना कोई कमाल का बंदा होगा जो अपनी पावर को इंक्रीज किया है। भी काश हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती ऊपर जाने की तो कितना अच्छा हो जाता। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमें तो लगता है कि ये काम ना 3rd सन ऑफ गॉड ने किया है, उसका नाम है दावरन और वो इन्हीं जितने भी फ्लोटिंग आइलैंड है उनमें से एक एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइबल है। जितने भी 18 सन ऑफ गॉड है उनमें से सिर्फ ऐसा दावरन ही है जो कि एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइबल बना है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइबल बन पाया। और हमने तो ये भी सुना है कि दावरन बहुत टाइम से उसी आइलैंड के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, आज जाकर फाइनली उसका ब्रेक थ्रू हुआ है, जो कि बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है उसके लिए। उसके तो किस्मत खुल गई है कि उसको आइलैंड पे कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है। वहाँ के एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइबल है, उसकी बस मजे ही मजे है। सारे के सारे लोग जब यहाँ पर उस दावरन की तारीफ कर रहे थे तो यहाँ पर किंशु को गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये है कौन जिसकी तारीफ करने में सारे के सारे लोग बिजी हो गए। तभी उसका जो सुप्रीम दानदियान था उससे कहने लग जाते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, काम तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें इसी आइलैंड के ऊपर जाना है। अब ऊपर कैसे जाओगे तुम वो तो मैं नहीं जानता, उसका तरीका तुम्हें ही ढूंढना है, लेकिन हाँ तुम अगर ऊपर जाओगे ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज है जिसे हासिल करके तुम पक्का खुश हो जाने वाले हो, इसलिए ट्राई करना है कि तुम जल्द से जल्द ऊपर पहुंच जाओ। बेचारा किंशु सोचने लग जाता है कि यार मेरे तो लग गए, अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, ये लोग तो मुझे ऊपर जाने की परमिशन ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो भी जुगाड़ मारना पड़ेगा। इसके बाद देखते ही देखते वो और ज्यादा इंक्रीज होता है और तब वहाँ पर आता है वो ये दावरन जो अपना ब्रेक थ्रू करके आया हुआ था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी वो यहाँ पर उस दावरन को रिस्पेक्ट पेश करने लग जाते हैं, मानो कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल आ गया। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उसको मिल रही थी और जबकि किंशु जब खड़ा होता है तो कोई उसको भाव तक नहीं देता, जबकि वो भी सन ऑफ गॉड है और वो भी सन ऑफ गॉड है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि दावरन ने इतने टाइम की मेहनत करके अपनी डिवाइन बॉडी को हासिल किया है, डिवाइन बॉडी को आज उसने फाइनली ब्रेक थ्रू किया, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। उसके जितना पावरफुल बाकी जितनी भी सन ऑफ गॉड है ना उनमें से कोई भी नहीं होगा। सभी तो यहाँ पर चमचागिरी करने लग गए थे उस दावरन की, लेकिन किंशु वहाँ पर कुछ नहीं करता, वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था, ना उसने रिस्पेक्ट पेश की ना वो झुका। इतने सारे लोगों से अपनी तारीफ सुनकर वो दावरन भी बड़ा खुश हो रहा था, वो तो वैसे ही हवा में उड़ रहा था, अब वो हवा में उछलने भी लग जाता है। किंशु उसको देखकर कहने लग जाता है कि बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने वाला, तेरा तो मैं ही गेम बजा कर रहूंगा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामी है जो यहाँ पर मुझे कोई इज्जत नहीं करता। और इसकी तो देखो यहाँ पर उसकी तारीफों के पुल बांधते बांधते लोग नहीं थक रहे। दावरन का जो एक खास बंदा था वो किंशु को देखकर कहने लग जाता है कि अबे ओए खड़ा क्या है वहाँ पर, जल्दी से झुक जा दावरन के सामने, रिस्पेक्ट पेश कर उनको, तू है कौन जो तू यहाँ पर रिस्पेक्ट पेश नहीं कर रहा। तो मोटू कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये किंशु भी सन ऑफ गॉड है और दावरन भी सन ऑफ गॉड है, दो सन ऑफ गॉड एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं पेश कर सकते क्योंकि सबकी पोजीशन बराबर होती है, यहाँ सिर्फ अलग पावर हो सकती है लेकिन पोजीशन एक जैसी है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट पेश करना सही बात नहीं है। मोटू ने तो यहाँ पर किंशु को बचा लिया था, लेकिन वहाँ पर दावरन कहने लग जाता है कि अच्छा अब समझ में आया ना कि तुम यहाँ पर 18th सन ऑफ गॉड किंशु हो, वही किंशु जिसने सन ऑफ गॉड के नाम पर धब्बा लगा कर रखा हुआ है। लोग सन ऑफ गॉड को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है तुम अभी तक के वैसे हो, जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था, ना जाने कितने साल पहले देखा था, उस टाइम भी लूजर थे और आज भी वैसे के वैसे ही लूजर हो, कोई इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आया ही नहीं। जरा मुझे ही देखकर मोटिवेट हो जाओ और कल्टीवेशन पे ध्यान दिया करो। तो किंशु कहना चाहते कि कहां से कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम मुझे ऊपर आने दोगे तभी तो कल्टीवेशन पे ध्यान देता, कुछ बंदोबस्त करा सकते हो कि मेरा तुम्हारे आइलैंड पे ले जाने का, ताकि वहां जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकूं और अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊं, तो मैं भी एक स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड बन जाऊंगा। तो दावरन कहने लग जाते कि ठीक है, अगर तुम्हें ऊपर ही आना है ना तो तुम्हारे पास सन ऑफ गॉड वाला जो सील है वो मेरे हवाले कर दो, अगर तुम मुझे वो देते हो तो मैं तुम्हें ऊपर ले आऊंगा, तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आइलैंड के अंदर कल्टीवेशन करने की, वहां पर होने वाली सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की और अपने को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की, पर उसके लिए तुम्हें अपना वो सील देना पड़ेगा। किंशु सोचने लग जाते हैं कि यार ये सन ऑफ गॉड का सील क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, कहाँ रखते हैं, मेरी जेब में तो नहीं है, मेरा जेब खाली है, अब ऐसे कैसे सील को मैंने कहाँ छुपा कर रखा है, मेरा सील कहाँ चला गया मुझे वही नहीं पता, इसलिए मैं इस दावरन की बात मान लेता हूँ, क्या पता वो मेरे अंदर से मेरा सील बाहर निकाल ले, उसके बाद मुझे भी तो मालूम पड़ेगा कि असल में वो सील होता क्या है। बेचारा किंशु सन ऑफ गॉड था लेकिन उसको खुद ही नहीं पता कि वो सन ऑफ गॉड वाली सील क्या होती है, कहाँ रखा जाता है उसको और किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर दावरन उसका सील निकालने में हेल्प करता है तो किंशु के लिए तो मजा ही हो जाएगा। वो उससे कहने लग जाता है कि दावरन आओ और मेरे अंदर से ये सील बाहर निकाल लो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ।
जिस पर दावरान कहता है कि ठीक है तुम यहाँ आइलैंड पे आओ, तुम्हारे लिए मैंने फॉर्मेशन खोल दिया है, तुम एंट्री मार सकते हो, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा सील लेकर तुम्हें कल्टीवेशन की टिप्स वगैरह दूंगा। पर अब यहाँ प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि किंशु को उड़ना आता ही नहीं था और वो जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है जहाँ पर बादल है। अब किंशु ऊपर कैसे जाएगा? और अगर वो ऊपर नहीं गया तो यहाँ पर लोग तो उसकी बेइज्जती करने लगेंगे। वो उड़ नहीं पाता लेकिन वो लंबी लंबी छलांग जरूर मार पाता है, पर वो कितनी भी लंबी छलांग मार ले इतना ऊपर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सारे लोग दोबारा से किंशु बेचारे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये क्या जाएगा आइलैंड पे, बेचारे को उड़ना ही नहीं आता, बंदों की तरह उछल उछल कर बस यहीं पे रह जाएगा। ये सुनकर किंशु को गुस्सा आता है। वो मोटू से कहता है कि मोटू जरा कुछ बंदोबस्त कर, मुझे ऊपर जाना है। तो ये सुनकर मोटू जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे स्टोन को कलेक्ट करता है और उनको वो हवा में फेंकने लग गया था। जैसे जैसे वो उन स्टोन को हवा में फेंक रहा था, किंशु उन स्टोन के ऊपर पैर रखते हुए उछल उछल कर ऊपर जाने की कोशिश करता है ताकि वो लंबी लंबी छलांग मारते हुए सीधा उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाए। काफी देर की मेहनत के बाद और बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद वो थोड़ा ऊपर आ चुका था, लेकिन दावरान उसको देखकर कहने लग जाते कि अरे नहीं यार, तू इतना आधा ऊपर आ गया लेकिन अभी भी आधा बाकी है, अब तू कैसे ऊपर आएगा? तू जब ऊपर ही नहीं आ सकता तो तेरा आइलैंड में लाकर फायदा क्या होगा? किंशु समझ चुका था कि नहीं अब वो और ऊपर नहीं जा सकता। तो वो मोटू से कहता है कि मोटू जरा माउंटेन ड्यू तो लाना, डर की भैंस की टांग मैं सीधा छलांग मारते हुए ऊपर जाकर ही रहूंगा। तो मोटू सीधा का सीधा आता है और हवा में वो जाकर खड़ा हो जाता है। वो सपोर्ट दे रहा था किंशु को और जैसे ही वो यहाँ पर आया था किंशु उसके कंधे के ऊपर पैर रखता है और ऐसी लंबी छलांग मारता है कि सीधा का सीधा वो आइलैंड के पास जाकर पहुंच चुका था। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि बाप रे, मानना पड़ेगा किंशु के पास पावर तो नहीं है लेकिन इसका दिमाग बड़ा तेज चलता है, हम लोग को भी माउंटेन ड्यू चाहिए, हम भी ऐसे ही उछलेंगे। किंशु तो यहाँ पर सारे के सारे लोगों की बोलती बन कर दी थी जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जैसे यहाँ पर किंशु ऊपर आता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, यहाँ का तो नजारा ही कुछ अलग है, यहाँ की हवा में ही एक स्पेशल ऑरा महसूस हो रहा है मुझे। तभी तो लोग मरते हैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, मजा ही आ गया यहाँ पर आकर। तो जैसे किंशु यहाँ पर आया था सुप्रीम दांते ने उससे कहता है कि किंशु तुमने मेरा काम पूरा किया, अब मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पक्का पसंद आने वाला है, तो ये लो मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, सेम वही डिवाइन बॉडी जिसे वो दावरान इतने टाइम की मेहनत करते हुए आज ब्रेक थ्रू किया था। और सुप्रीम दांतिया ने किंशु को तो वो ऐसे ही दे दिया, बस आइलैंड पे आने के बाद कि लो तुम्हारे लिए मैंने सुप्रीम डिवाइन बॉडी दी है, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। किंशु तो यहाँ पर देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि बड़ा आया दावरान इतने साल से कल्टीवेशन करते हुए डिवाइन बॉडी हासिल की, मुझे तो यहाँ पर 2 मिनट में मिल गई। अब ऐसा इसका गेम बजाऊंगा ना, देखते रह जाएगा ये। अपन को भी चाहिए फुल इज्जत जैसे कि इस दावरान को लोग करते हैं। दावरान जो था वो किंशु से कहना चाहते हैं कि किंशु मानना पड़ेगा, तुम हो तो बहुत ही चालू इंसान, तुम्हें पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हुए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, और तुमने मेरे सामने वो करके दिखा दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस टैलेंट से। किंशु भी कहते हैं कि ये जगह बड़ी कमाल की है, यहाँ पर तो कल्टीवेशन करने में मजा ही आ जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। तो दावरान कहना चाहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर अच्छी कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ के एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसेबल बनना पड़ेगा। अगर तुम ये कर पाते हो तभी जाकर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस मिलेंगे और तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, वरना तो कोई फायदा नहीं है। तो किंशु कहना चाहते हैं कि देखो दावरान, तुम इतनी बेइज्जत करके मुझसे बात नहीं कर सकते, तुमने मेरी बेइज्जती की है, क्यों ना हम यहाँ पर आज 2-2 हाथ करके ही ट्राई कर ले कि किसके अंदर ज्यादा जिगर है और कौन किसको बेइज्जत करने के लायक है। लगता है कि किंशु यहाँ पर भड़क चुका था, अब वो दावरान को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उनकी फाइट हो पाती इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।